हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। गाइस, आज जो हम A2 लेवल्स पे एक वर्किंग कंप्लीट करेंगे लेक्चर की, वो मैग्नेटिक फील्ड्स की होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर हमारे पास चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है आते हैं बिफोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। और आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले पहले तक की सारी वर्किंग जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारे पास व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड देन एट द एंड ऑफ द डे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द करंट्स। ये चार एंड बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को हम लोगों ने स्टडी करना है और कंप्लीट भी करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं थोड़ा सा IGCSE 0625 और O लेवल्स 5054 की वर्किंग को थोड़ा सा रिव्यू कर पाऊँ, तो हम लोग एक मरतबा उन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि व्हाट वाज अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट वर्कड, एंड उसके अलावा जो है व्हाट हैपेंड। हम लोगों ने फिलेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट के ऑस्ट्रिड ने बताया था कि वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कुछ राइट हैंड ग्रिप रूल की वर्किंग हल्की बुल्की पड़ी थी। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि भाई जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम उस पर लगने वाली फोर्स को निकाला करते थे, जिसमें से थंब हमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें पता होते थे मैग्नेटिक फील्ड और करंट और फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की मतलब डायरेक्शन हम लोग निकाला करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस ईयर्स O लेवल्स में करके आ रहे हैं। यट अगेन AS में मैग्नेटिज्म का कोई खास जो है लिंक और काम नहीं होता, तो हम लोग अमूमन चीज़ें भूल जाते हैं। आई वुड मेक श्योर कि चीज़ों को हम बहुत बेस से लेके चलें और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट करें। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटे, जो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दिस सेकेंड वर्ड इज मोस्टली यूज इन योर एग्जाम्स, और एग्जामिनर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है वर्ड यूज कर रहा होता है। याद रखिएगा, इसको डिनोट करने के लिए वी यूज अ सिंबल ऑफ बी, ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड इन टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड, थोड़ा सा प्रीवियस लेवल पे जाते हैं वापस, तो आप लोगों को याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती थी। हम लोगों ने कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाई थी दो तीन के भाई, अगर दो अलग अलग मैग्नेट्स हो तो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि नॉर्थ से निकल के, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से होती है। इट इज़ अ रीजन अराउंड इन स्पेस वेयर अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो ये सारा जो है जनरल कॉन्सेप्ट था कि व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब इसकी डिनोशन और टेस्ला, इसका ऐसा यूनिट जो है, हमने एक नई चीज़ आज शुरू की। वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि हम लोग जो फोर्स है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल एज इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल एज इट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू बी क्यू वी। इस फॉर्मूले में ये जो B है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ला, Q इज द चार्ज एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और चार्ज जो है और वेलोसिटी तीनों को प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे वो फोर्स मिल जाएगी जो एक मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। बट यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू मैग्नेट्स, ठीक है, और उसमें एक जो चार्ज है इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक जनरल सी मिसाल बना रहा हूँ, दिस अ नॉर्थ पोल, दिस अ साउथ पोल, ठीक है। डेफिनेटली फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस, और इसी स्टेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है चार केस में, ठीक है,
ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और उसको मैंने सिर्फ एरोज में डिनोट किया हुआ है। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा फासलों फासलों से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, परेशान नहीं हो आप, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ से साउथ ये फील्ड थी, इसके अंदर एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ था। बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जीरो है, चार्ज रेस्ट पे है, तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी, खत्म हो गई बात। तो इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट वुड एक्सपीरियंस नो फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इट विल स्टे इन रेस्ट। अगर एक चार्ज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, याद रखिएगा, इफ अ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या वेलोसिटी के साथ एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चार्ज अगर मूव करता है स्टिल इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। मूविंग ऑन, जब मैक्सिमम फोर्स की बात आती है तो चार्ज एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स when it is moving perpendicular to the magnetic field. Whenever a charge is moving perpendicular to the magnetic field it will experience a maximum force which can be calculated by the formula F is equals to BQV, where B is the magnetic flux density, Q is the charge, and V is the velocity of the charge, and Q is the magnitude of the charge. बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। वट इफ कि मेरा जो चार्ज है इट इज़ मूविंग लाइक इन अ डायगोनल, किसी एंगल पे मूव कर रहा है, तो इन केस इफ द चार्ज इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट जो है v cos थीटा का बनेगा और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो हमारे पास v sin थीटा का बनेगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो v cos थीटा का कंपोनेंट है दैट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो हम जो कंपोनेंट कंसिडर करते हैं वो v sin थीटा का कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, एंड दैट v sin थीटा कंपोनेंट will actually allow a force to be experienced, and therefore the formula will be changed in a little bit, और जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा that will be b q v sin theta, and that will be the formula for the force F is equals to b q v sin theta। एंड अगर इस बात को आप याद रखिएगा तो ये फॉर्मूला जो है इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, इसको जो है ये मैंशनड है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद यू कैन एक्चुअली कंपेयर द सिलेबस, कोई भी पॉइंट ऐसा मिसरेड नहीं होता, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दे वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में विल बी डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड होपफुली विल बी कंप्लीटिंग इट इन द नेक्स्ट 2 वीडियोस। अच्छा यार, हमने पढ़ तो लिया कि क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बता दिया कि रेस्ट पे फोर्स जीरो है, मैंने बता दिया पैरेलल फोर्स जीरो है, मैंने बता दिया फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द चार्ज के ऊपर होती है, एंड वी डिस्टिंग्विश एंड वी एक्चुअली आई स्टेट दैट if the charge is moving perpendicular the force will be maximum, if the charge is moving at an angle, so the velocity component that is perpendicular will only experience a force, and then we end up with getting the formula F is equals to BQV sin theta. Now let's move on to the concept of the magnetic field strength. So beta, magnetic field strength is a region in which a moving charge experiences a force provided that it is not moving parallel to the field lines. Magnetic field strength is the region in which a moving charge experiences a force provided that it is not moving parallel to the field lines। ऐसा रीजन जहां पे कोई भी मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट द चार्ज शुड नॉट बी मूविंग पैरेलल टू द फील्ड लाइन, इट शुड बी मूविंग perpendicular or at any angle other than parallel to the field lines, because कोई भी एंगल पे मूव करेगा there would be a perpendicular component that would experience a force to the charge. So that is more what is magnetic field strength. Another thing is what is Tesla. तो Tesla की definition is quite simple. It is the force experience, it is the force of 1 Newton, ठीक है। if the force of Tesla की जो है हमारे पास, क्योंकि
टेस्ला बी का है, तो अगर फोर्स 1 न्यूटन की हो, चार्ज 1 कूलम का हो और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम 1 टेस्ला कहते हैं. If a force of 1 Newton acts on a charge of 1 coulomb which is moving at 1 meter per second in the direction perpendicular to the field, then the strength of the magnetic field is said to be equal to 1 Tesla. तो इज मोर लाइक जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले से जो है डिस्टिंग्विश किया कि एफ ओवर क्यू वी है, तो अगर फोर्स 1 टेस्ला क्या होगा, बेसिकली 1 टेस्ला विल बी इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड, that would be 1 Tesla. It's basically the SI unit of magnetic field strength or magnetic flux density. Moving further on, हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को कैसे निकालते हैं. लेट्स गो बैक अ कपल ऑफ ईयर्स. आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिलेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का. फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट. तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है दैट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो सेकंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताती है, इन विच करंट की डायरेक्शन हो, या इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि हम लोग चार्ज को फेंका करते थे, तो दूसरी चीज़ ये बताती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सेकंड फिंगर का ये काम होता है, ठीक है. और जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है. तो अगर याद करें कि अब थोड़ा सा मैं चीज़ों को वापसी लेके जाऊं कि अगर मेरे पास एक फील्ड होती थी, एक इनटू द पेज है, ठीक है, क्रॉस वुड रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज एंड डॉट वुड रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, ठीक है जी. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज में अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं स्टेट करूँ, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनटू द पेज है, ठीक है. इफ़ आई से पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग ओवर देयर, तो आपकी जो थंब है दैट विल पॉइंट अपवर्ड्स, ठीक है. करके भी देखिएगा बेटा, आपकी अगर ये फोर्स है, ठीक है, अपवर्ड्स पॉइंट करेगा, और ये जो आपका चार्ज है दिस विल मूव अपवर्ड्स, ठीक है. तो ये हम लोग निकाला करते थे. व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. तो जब नेगेटिव चार्ज होता था तो हम जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट लिया करते थे, एंड दिस फोर्स विल बी डाउनवर्ड. तो व्हाट इफ द चार्ज इज नेगेटिव, देन जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा करंट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट चार्ज. तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंसिडर करते हैं. देयर अ स्मॉल लिटिल एग्जांपल जो मैंने अभी करवाई, ठीक है. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बेसिकली इनटू द पेज and there's a positive charge coming from the right. आप अपना फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये बात पता चल जाएगी दैट द फोर्स विल बी अपवर्ड्स. तो जब फोर्स अपवर्ड्स आएगी तो ये मोर लाइक इस तरीके से टर्न कर जाएगा, ठीक है. तो ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी. फोर्स अपवर्ड्स है बेटा. वेलोसिटी को जब अपवर्ड फोर्स मिलेगी तो इट विल टेक अ कर्वेचर पाथ, और ये किस तरीके का पाथ लेगा अभी मैं 1-2 मिनट में इस पे भी आ रहा हूँ. मूविंग ऑन. अब बात ये है कि अगर आप रिमेंबर द कॉन्सेप्ट के सर्कुलर मोशन का, कि अगर वेलोसिटी और फोर्स जो है परपेंडिकुलर होती थी, अगर वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होती थी सर्कुलर मोशन में, जहाँ जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स ओ लेवल्स में बात करो या अभी शुरू में भी बात करो, इफ द फोर्स एंड वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वी एक्सपेक्ट द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना या सर्कुलर मोशन कहा करते थे. सो याद रखें इस केस सिनेरियो में भी कि वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. तो हमेशा whenever there is a charge that is moving in a magnetic field experiencing a force perpendicular to the magnetic field मूव कर रहा है, we can always conclude that the charged particle in a magnetic field must perform a circular motion. Since force and velocity are perpendicular to one another, तो जो charge है that is present in the magnetic field, it will always experience a force and velocity that will be perpendicular, तो they will always perform circular motion. वो charge हमेशा
सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर ये सर्कल तो हुआ ही नहीं। बेटे सर्कुलर मोशन का ये मतलब थोड़ी है कि पूरा सर्कल बनेगा। सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि वो मतलब ना यार इतना मतलब सर्कुलर पाथ को जो है टेक करेगा, उसका एक रेडियस होगा, उसका एक वो सेमी सर्कल हो सकता है, वो क्वाड हो सकता है, वो क्वार्टर सर्किल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर लेट्स सपोज मैं एक अपने लिए एक और फील्ड बना दूं, तो आप खुद देखें इसको कि अगर वही करंट इनटू स्पेस जा रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड्स, और फिर डेफिनेटली जब चार्ज अपवर्ड जाता है फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है लेफ्ट पे। तो अगर आप फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा जब आप जिस जिस पॉइंट पे चार्ज की डायरेक्शन को निकालते जाएंगे, उस पर फोर्स निकालते जाएंगे, तो यू विल इवेंचुअली गेट अ होल कंप्लीट सर्किल, सेमी सर्किल हो सकता है। तो this is a fact that whenever a charge is moving in a magnetic field experiencing a force, it will perform a circular motion. अच्छा, एग्जामिनर जो है हमसे कभी कभी पूछता है कि टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क, जो कि मैंने अभी बताया कि रेडियस होगा डेफिनेटली सर्कुलर मोशन है। तो हम एक फैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं जो कि हम काफ़ी सारे चैप्टर से इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि सिंस इन दिस सर्कुलर मोशन every circular motion needs to have a centripetal force, and in this particular circular motion the centripetal force provided is basically provided by the magnetic force. और जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है जो अभी हम लोग जिसके बारे में वर्किंग कर रहे हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस फॉर बाय द चार्ज पार्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, that force experienced by the charged particle due to the magnetic field is given by BQV, and since it is performing a circular motion तो वो centripetal force provide कर रही है, and BQV will be equal to the centripetal force. centripetal force के हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, आई एम यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला राइट नाउ, mv स्क्वायर ओवर आर। तो अगर मैं ये रेडियस निकालना चाहता हूँ सर्कुलर पाथ का, तो मैं बी क्यू वी को एम वी स्क्वायर ओवर आर से इक्वेट कर सकता हूँ और फिर आर को सब्जेक्ट बना सकता हूँ। आई वुड एंड अप गेटिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला, दैट फार्मूला विल गिव मी द रेडियस of the circular path in which the charged particle is traveling in the magnetic field. Moving on further, अगर मैं यही बोलूँ कि एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो स्टिल मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है ऑन चार्ज पार्टिकल, उसको मैं फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक से इक्वेट करूँगा, बट नाउ राइट नाउ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला एम आर ओमेगा, एम वी ओमेगा सॉरी, और हमारे पास जो है इससे मैं v को v काट दूंगा, एंड देन आई विल मेक ओमेगा द सब्जेक्ट, आई विल गेट द सेकंड फार्मूला, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू बी क्यू ओवर एम, जिससे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। दीज डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनर डेरिवेशंस पूछता है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें ऐसा सच कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब एंगुलर वेलोसिटी की बात आती है देन दे यूजुअली आस्क अबाउट द टाइम पीरियड, तो यू नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, एंड देन डेफिनेटली टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बनाया, आई गेट एंड अप गेटिंग दिस, एंड व्हेन आई हैव दिस फार्मूला, मैं ओमेगा के फार्मूले को प्लग इन कर दूंगा ओमेगा की जगह पे, फाइनली आई वुड गेट द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड, दैट विल बी 2 पाई एम ओवर बी क्यू। या फिर आप ओमेगा का फॉर्मूला याद रखें, उससे वैल्यू निकाल लें, एंड इवेंचुअली उसको इस फॉर्मूले में न्यूमेरिक में पुट करके 2 पाई ओवर द आंसर दैट यू गेट को पुट कर सकते हैं। दीज डेरिवेशंस इन द फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मूविंग ऑन। अच्छा, अब ना ही ओमेगा के फॉर्मूले में कहीं रेडियस का जिक्र था, ना ही टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इससे जो है रेडियस का कोई जिक्र था। तो सिंस टाइम पीरियड और ओमेगा जो है डिपेंड ही नहीं करते रेडियस पे, तो अगर रेडियस बढ़ता है और कम होता है तो इससे इनकी ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, hence if I increase or decrease then they would have no effect on the answers of these values। तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि what would happen if the velocity of the charged particle decreases continuously due to the presence of some resistive force। चार्ज पार्टिकल आया, तेजी से मूव कर रहा था, एक सर्किल के बाद उसकी स्पीड जो है ना शू कम होना शुरू हो गई। अगर थोड़ा सा दिमाग के रगे खोले और इसको समझे तो वी कैन से दैट कि भाई क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल से,
तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे रेडियस भी कम होता जाएगा। ऑन अगर सेम वेलोसिटी पे इट वाज मूविंग इन सर्कल्स और वो सर्कल में मूव कर रहा था तो बिट अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे इट वुड बी मोर लाइक अ स्पाइरल शेप। तो सो वी कैन से दैट अगर मैं वेलोसिटी को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हूं तो डेफिनेटली रेडियस विल डिक्रीज कंटिन्यूसली और इवेंचुअली माय सर्कुलर मोशन विल नो लॉन्गर बी अ सर्कुलर मोशन, इट वुड बी अ मोर लाइक अ स्पाइरल मोशन। और वो आराम आराम से वेलोसिटी की डिक्रीज होने की वजह से रेडियस भी डिक्रीज होता शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है जी, मूविंग ऑन फर्दर। अब आती है स्टेटमेंट के क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस के दरमियान। बड़ा अच्छा यार। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करूं जो F इज इक्वल्स टू ई क्यू में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, तो वो जो है वो एक स्टेशनरी चार्ज पे भी लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, और वो मूविंग चार्ज पे भी लगती है। प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा हम लोगों ने उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड में। पर जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे लग सकती है। तो electrical force given by this formula can be applied to a stationary as well as a moving charge, but as far as magnetic forces are concerned, yeah, magnetic force is concerned, it is only applicable on the moving charge. That's the first point. The second point is इलेक्ट्रिक फोल्ड्स जो है वो एक पैराबोलिक पाथ दिया करती थी। याद होगा आप लोगों को, हमने जब एक मूविंग चार्ज को फेंका था इलेक्ट्रिक फील्ड में और हम लोगों ने उसकी वर्किंग की थी, तो हम लोगों ने उसमें कुछ काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले भी यूज़ कर लिए थे। मैं वापसी कर देता हूँ, हाँ ये थे। तो वी एक्चुअली इस्टेब्लिश द फैक्ट कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हाफ प्रोजेक्टाइल के नाम से, तो हमने इसको पढ़ा था कि भाई जो है ये पैराबोलिक पाथ है। बट जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस की, तो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से लगने वाली फोर्स आर सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिजल्ट्स इन अ पैराबोलिक पाथ वेयर एज द मैग्नेटिक फोर्सेस रिजल्ट्स इन अ सर्कुलर पाथ। ये सेकंड डिफरेंशिएशन हो गई। The third difference is going to be that the electric field, in the electric force is parallel to the field lines, whereas in magnetic field the force is perpendicular। ठीक है जी, अगर फील्ड लाइन यहाँ थी तो फोर्स भी यहीं लगती थी, पॉजिटिव चार्ज को दूर करते थे। तो फील्ड लाइन्स एंड द फोर्स दे वर पैरेलल टू वन अनदर, बट एज फार एज द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसर्न, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर फील्ड इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, दैट मीन्स देयर इज अ नॉर्थ एंड अ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, देन द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वी कैन एस्टेब्लिश दैट बाय फिलामेंट्स लेफ्ट हैंड रूल एज वेल। तो ये तीन डिफरेंसेस थे जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस के दरमियान। ये हमारे पास क्या बोलता है कि अगर लेट्स सपोज ये पाथ ऑफ अल्फा है एंड पाथ ऑफ बीटा है, एंड इफ दे आर सेइंग दैट दिस इज करेक्ट, इस ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये करेक्ट है, तो क्या ये सही डेमोन्स्ट्रेशन है या इसका कोई और परफेक्ट वर्जन होना चाहिए था। तो यू कैन सी कि भाई ये रेडियसेस जो है ना, इसके अगर मैं पाथ को कंप्लीट करूँ तो ये रेडियसेस जो है दोनों के सेम दिखा रहे हैं तकरीबन तकरीबन। ठीक है, इसका मतलब है कि रेडियस का जो रेशियो है, अगर रेडियस ऑफ अल्फा टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बीटा जो है वो दोनों 1:1 के रेशियो से आ जाए तो ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको करने के लिए क्या करूँगा, मैं रेडियस ऑफ अल्फ़ा को रेडियस ऑफ बीटा के उससे जो है डिवाइड करूँगा और मैं चेक करूँगा कि मेरा कितना डिफरेंस है। रेडियस ऑफ अल्फ़ा जो है मास ऑफ अल्फ़ा टाइम्स वेलोसिटी ओवर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेलोसिटी आर सेम फॉर बोथ चार्जेस, चार्ज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय mass of beta, velocity is same b and then charge of beta, velocity and magnetic field strength कट जाएंगी, तो mass of alpha over charge of alpha times charge of beta over mass of beta हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एस्टेब्लिश द फैक्ट कि जो मास ऑफ अल्फा है इट्स गोना बी 4u, और u का मास हमें ऑलरेडी पता होता है, इट्स 4 टाइम्स द एलिमेंट्री मास और स्टैंडर्ड मास। और चार्ज ऑफ अल्फा जो होगा वो 2 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज होगा। चार्ज ऑफ बीटा जो होगा दैट्स गोइंग टू बी e एंड द मास ऑफ बीटा इज गोइंग टू बी 9.11 टाइम्स 10 टू द पावर -31। व्हेन यू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ u एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन अबव, आप जब इनको प्लग इन करेंगे
तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट्स गोना बी 3640/1। इसका मतलब है जो रेशियो आएगा दैट्स गोना बी अप्रोक्सीमेटली 3600:1। मतलब जो रेडियस ऑफ अल्फा है इज गोइंग टू बी 3600 और जो रेडियस ऑफ बीटा है दैट इज गोइंग टू बी 1। तो इस को इस तरीके से नहीं बनना चाहिए था, रादर इट शुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट। जो अल्फ़ा होगा उसका जो टर्निंग होगी दैट्स वेरी लो, ठीक है, बहुत कम मैंने इसको जो है बिल्कुल हल्का सा टर्न कर दिया। और वेरेज जो अल्फ़ा है उसकी टर्निंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 3600:1 का जो रेशियो है वो रेडियसिस का आ रहा है। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम अ कपल ऑफ टाइम्स, तो मैंने ये आपके साथ में सॉल्व कर दिया, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ क्रॉस फील्ड। अब एक टर्म आती है क्रॉस फील्ड की हमारे A2s में। अच्छा, क्रॉस फील्ड इज बेसिकली अ रीजन जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपनी अपनी फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगा रही हो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है जी। अब हमारे पास क्रॉस फील्ड इज अ रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब बात इस तरीके से है कि अगर मैं बात करता हूं एक मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से चार्ज पे लगने वाली फोर्स की, तो वो हम फ्लेमिंग के रूल से निकाल लेते हैं। ये पहली फील्ड हो गई मैग्नेटिक। इसी में अगर मैं अगली एक और में अलग अलग अभी मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट आई विल पुट इट टुगेदर। चार्ज को एक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ पॉजिटिव नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इट विल गो लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगी और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो है इट विल बी अपवर्ड्स। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक्स को रख दिया और एक कंबाइंड फील्ड बना दी, इसको हम लोग क्रॉस फील्ड बोलते हैं। इफ द क्रॉस फील्ड इज सेटअप एज शोन अबव, ठीक है, इस तरीके से एक सेटअप होता है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक ऐसी क्रॉस फील्ड स्टेब्लिश कर दी जिसमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज पे वो, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ये पॉजिटिव चार्ज पे वो, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया मैंने। ऐसी फील्ड बनाई जिसमें दोनों फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया और ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, तो वी वुड एक्सपेक्ट द चार्ज टू मूव स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, बिकॉज दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे मैं एक और चीज़ स्टैब्लिश कर सकता हूँ कि अगर मैं मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस दोनों को बराबर करता हूँ तो डेफिनेटली चार्ज इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, चार्ज विल कैंसिल ईच अदर आउट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल्स टू E/B, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड B इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको भी एक बार रीड कर देते हैं। द क्रॉस फील्ड इज अ सेटअप एज शोन अबव such that force due to magnetic flux density acts upwards and electric force acts downwards, then provided that these two will be equal, if they are numerically equal, then we expect the charged particles to go and deflect it as shown in the figure that I drew on the left. It enters the cross field from one side and then exits the cross field on the other side. अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली इन दोनों को इक्वेट करा के, मैंने कहा यार कि ये जो है वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने निकाली E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। तो ये पर्टिकुलर आंसर हमें बहुत सारी बातें बताता है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैंने जो है ली हुई है 1 × 10⁻³ ठीक है, और जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ली हुई है वो मैंने ली हुई है 1 × 10⁻³ ठीक है। तो मेरी जो वेलोसिटी आ रही है दैट्स 1.0 × 10⁻⁶, ये मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेलोसिटी आ रही है। मतलब इस सिचुएशन में जब ये स्टेब्लिश हो रहा है, जब क्रॉस फील्ड स्टेब्लिश हो रही है और इसमें अनडिवाइडेड जा रही है, ऐसी सिचुएशन में जो मैंने ऊपर बनाई एक मिसाल के तौर पे मैंने कहा अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, वो किस पॉइंट पे बैलेंस हैं, जब मेरी
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ये है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसकी वैल्यू ये। इस पे भाई मेरी ऐसी फील्ड स्टेब्लिश हो गई जिसमें चार्ज अनडेविएटेड मूव कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास एक वेलोसिटी आती है जिसको मुझे पता चलता है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड है 1.0 टाइम्स 10 टू द पावर 6। मतलब अगर मेरी वेलोसिटी 1.0 टाइम्स 10 टू द पावर 6 होगी तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये चीज़ अनडेविएटेड चली आएगी, क्योंकि ई और बी सेम है ना, ई और बी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो उससे मैंने एक वेलोसिटी निकाली। हाँ यार, इस वेलोसिटी पे ऐसी फोर्सेस बन रही होंगी जिनको बैलेंस हो रही हैं और इवेंचुअली द चार्ज इज मूविंग स्ट्रेट। तो ओनली दोज चार्जेस विच विल एंटर द क्रॉस फील्ड प्रिसाइसली विद द वेलोसिटी ऑफ 1 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आर एक्सपेक्टेड टू गो अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द क्रॉस फील्ड। तो सिर्फ वो वाले चार्जेस जिनकी वेलोसिटी 1 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, वही ऐसे चार्जेस हैं जो अनडेविएटेड जो है मूव कर जाएंगे एंड दे वोंट टर्न थोड़ा सा भी हेयर एंड देयर, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो चार्ज इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कैसे कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ाई, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई, चार्ज ऊपर चला गया। हाँ, वेलोसिटी कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगी तो चार्ज नीचे चले आएगा। मेरे बच्चों, ये जो क्रॉस फील्ड में इक्वेट कराने का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए हो सकता है हर अपनी अपनी क्रॉस फील्ड्स में, और उस वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी होगी तो मैग्नेटिक फोर्स विल टेक ओवर, और उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक ओवर। It is not wrong to say if the velocity will increase. Definitely the velocity does not affect the electric field, but velocity affects the magnetic field, and if the velocity is less, then the magnetic field will be less, therefore the electric field will be more. And if the velocity is more, therefore the magnetic force will be more there, and eventually the magnetic force will take over and the charge will be move in the direction of the magnetic force. तो यहाँ पे मैंने एक बात यहाँ लिखी है कि if these are the three charged particles, that's A, B and C, and if you say that कि अगर A की velocity that is has a greater velocity, B has a equal velocity and C has a lesser velocity because it's 10 to the power 5, तो if A has a greater velocity, therefore अगर velocity बढ़ाता हूँ तो definitely पूरी magnetic force बढ़ जाएगी, the charged particle will be influenced by the magnetic force more and eventually it will move upwards. और इसमें तो बिल्कुल इक्वल वेलोसिटी है तो डेफिनेटली इट विल गो अनडेविएटेड, बट इफ द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इफ आई डिक्रीज द मैग्नीट्यूड, then the velocity is decreased and the magnetic force will decrease. Eventually the charge when the velocity is decreased, the magnetic force is decreased and eventually the electric force will have a better जैसे कहते हैं कि अपर हैंड होगा, और जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का अपर हैंड होगा तो इवेंचुअली द चार्ज विल मूव डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने ये सारी बातें जो हैं आपको समझा दी कि तीनों बातें मैंने यहाँ लिख दी कि अगर वी ए में जैसे वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इवेंचुअली मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है एंड वो आउटवे कर जाएगी एंड जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा, इसमें स्ट्रेट जाएगा, और इवेंचुअली लेस है तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। यही सारी बातें मैं आपको पिछले 3-4 मिनट में समझा रहा था। अच्छा, ये जो आइडिया ऑफ क्रॉस फील्ड है ना, ये वेलोसिटी सेलेक्टर में काम आता है कि किस वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है। इवेंचुअली क्रॉस फील्ड्स का आइडिया इट इज़ यूज्ड इन द वेलोसिटी सेलेक्टर्स। तो ये एक कंक्लूजन है जो हमें याद होनी चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन, एक स्ट्रेट आपके ऊपर प्रोटॉन का केस सिनेरियो दिया हुआ है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। इस जो ऊपर हमारे पास डायग्राम है इसमें एक प्रोटॉन देखें मूव कर रहा है, एंड ये रेड वाली और ब्लू वाली लाइनें मैंने ड्रॉ की। प्रोटॉन मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है, उसको मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नीचे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बट बैलेंस्ड है, इवेंचुअली इट्स गोइंग स्ट्रेट। अगर लेट्स सपोज मैं प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दूं, तो अगर मैं प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दूं तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा बी क्यू वी इज इक्वल्स टू ई क्यू, और इन दोनों में क्योंकि अल्फा पार्टिकल के भी चार्जेस इक्वल होंगे तो चार्जेस तो दोनों में एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मैं इसको अल्फा पार्टिकल से एक्स क्यू ना जो है रिप्लेस कर दूं, इस पूरी सिचुएशन में मास का कोई अमल दखल नहीं है। तो क्योंकि मास का कोई इफेक्ट नहीं है,
क्योंकि चार्ज भी इवेंचुअली बोथ साइड पे सेम है, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। टाइप ऑफ चार्ज भी दोनों का सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो अल्फा है वो भी अनडेविएटेड ही जाएगा, सीधा सीधा ही जाएगा, उसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल में मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अगर प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दूं, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट अल्फा पार्टिकल विल रिमेन अनडेविएटेड। अच्छा, प्रोटॉन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं, तो हमारे पास चार्ज जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका चार्ज भी नेगेटिव हो जाएगा। याद रखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन से ही रिप्लेस कर दूं तो ऑपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज हो जाएगा दोनों में। तो हमारे पास उस कॉन्सेप्ट को याद करें, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किया ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में अगर मैं इसको ज़रा सा मिटा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दूँ लेट्स सपोज, तो इलेक्ट्रॉन के केस सिनेरियो में ये वाली फोर्स इलेक्ट्रिक की बन जाएगी और ये वाली मैग्नेटिक की बन जाएगी। फ्लेमिंग के रूल से जब मैं लगाऊंगा तो मेरी फोर्स डाउनवर्ड आ रही होगी मैग्नेटिक की वजह से, फील्ड इनटू द पेज है, और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन थी वो मैग्नेटिक की बन जाएगी और जो मैग्नेटिक की थी वो इलेक्ट्रिक की बन जाएगी। बट येट अगेन, क्योंकि चार्जेस सेम है, तो इवेंचुअली इट विल स्टिल हैव नो इफेक्ट ऑन दी deflection. The electron will also go undeflected straight, but you need to remember that the forces will be reversed. तो जहाँ मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड थी वो डाउनवर्ड हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड हो जाएगी। 2-3 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के लिए लिखने के लिए आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, प्रोटॉन की वेलोसिटी को मैं v से 2v कर देता हूँ, बड़े अच्छी बात है। प्रोटॉन की वेलोसिटी को जैसे ही मैं b2v कर देता हूँ, तो हमारा कॉन्सेप्ट था बी क्यू वी इज इक्वल्स टू ई क्यू, तो ये अब इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया। तो जैसे ही प्रोटॉन की वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया, तो इवेंचुअली द मैग्नेटिक फोर्स विल टेक ओवर, और जब वो डबल हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी डबल्ड एंड इवेंचुअली द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, क्योंकि पार्टिकल जो है अब अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स विल टेक ओवर दिस। सिमिलरली, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं प्रोटॉन विद वेलोसिटी v को रिप्लेस कर दूँ इलेक्ट्रॉन विद 2v वेलोसिटी, तो अब मैंने फिर वही काम किया, मैंने इलेक्ट्रॉन किया और उसकी वेलोसिटी को 2v कर दिया। तो अब कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बातों को समझेगा कि इलेक्ट्रॉन के केस सिनेरियो में जब इलेक्ट्रॉन का केस था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, फोर्स थी। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इवेंचुअली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो नीचे ही जा रहा था। अब अगर जैसे ही मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करूंगा, तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फोर्स विल टेक ओवर, और क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा विद द वेलोसिटी, जब वो 2v वेलोसिटी से जो है ट्रेवल कर रहा होगा। तो ये हमारे पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया हमने। ये चारों के सिनेरियो ज़रूरी हैं बेटा, इनको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आता है दैट इज़ ऑफ द हॉल प्रोब, और हॉल प्रोब की वर्किंग है हमारे पास पूरी, ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की, जो अभी मैं बोलने लगा हूँ, दैट्स हॉल प्रोब। यार, हॉल प्रोब एक डिवाइस है जिसका काम हमारे पास होता है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन, ठीक है, कोई भी गिवन रीजन बी में स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, दैट डिवाइस इज गिवन अ नेम ऑफ द हॉल प्रोब, ठीक है। हॉल प्रोब की एक आध कोई पिक्चर भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हॉल प्रोब इस तरीके का होता है, ठीक है जी।
इस तरीके की चीज़ होती है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइस होती है। इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन, जी हाँ, इस तरीके से जो है सिंप्लीफाइड वर्जन बनता है। तो मैंने इसको एक बनाया, कोशिश की है, देखते हैं कि कितनी समझ आती है बात आपको। अच्छा, हॉल प्रोब एक क्यूबॉइड शेप की चीज़ होती है, ठीक है। इसकी जो है मैंने, हमारे पास बहुत सारी साइड्स होती हैं। दिस साइड ABCD, इसके बिल्कुल नीचे EFGH है, ठीक है। दिस द फ्रंट साइड ADEH एंड दिस द बैक साइड BCGF। फिर ये है DCGH भी है और BFAE भी है, ठीक है जी। What I'm doing right now is for the starters मैंने ABFE और CDHG, ये जो दो साइड्स हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक स्विच से, एक बैटरी से, और इनके साथ मैंने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने ये वाली जो दो साइड्स हैं, फ्रंट और बैक वाली, इनको एक स्विच, बैटरी और एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो ADHE है, ADHE है फ्रंट, और जो बैक वाली साइड है BCFG, इसको मैंने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। और जो मेरी टॉप और बॉटम वाली साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स ये एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे हैं, वेयर द नॉर्थ पोल इज एट द टॉप एंड द साउथ इज एट द बॉटम, और ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही, ठीक है। मैंने क्या वर्ड बोली है, नहीं आया, पॉज करके 10-20 सेकेंड पीछे जाके फिर से मेरी वर्डिंग सुनिएगा। ABEF, CGDH और ये जितने भी चीज़ें थी, मैंने एक जो ये वाली साइड्स थी, इनको मैंने एमीटर, स्विच एंड बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो ये वाली साइड्स थी, इनको मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, फ्रंट एंड बैक, एंड द टॉप एंड बॉटम साइड्स आई कनेक्टेड रिप्लेस देम इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर द नॉर्थ पोल इज एट द टॉप एंड द साउथ पोल इज एट द बॉटम, ठीक है जी। ठीक है, मैंने ये आपके पास एक सिचुएशन में लिख भी दिया। अब होगा क्या, इस स्विच A को जैसे ही मैं बंद करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अ फोर्स ऑन द करंट चार्ज, कॉजिंग द चार्ज पार्टिकल्स एंटरिंग द हॉल प्रोब टू अंडरगो डिफ्लेक्शन। डेफिनेटली जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हम लोग करंट के फ्लो को पढ़ते हैं, तो हमारे जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगे इस हॉल प्रोब के बीच में से, and these charges would definitely experience a force because they are present in the magnetic field। और ये जो चार्जेस हैं वो डिफ्लेक्शन करेंगे और उसके बाद इवेंचुअली जो है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा फिल्मिंग के रूल को देखूं, तो अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव टू यूज द फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मेक श्योर द करंट डायरेक्शन यू टेक फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है जी। फोर्स मैग्नेटिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डाउनवर्ड्स, एंड इवेंचुअली अगर आप याद करें कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, और आपके पास जो अंगूठा है आपका फिल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, वो पॉइंट कर रहा होगा टूवर्ड्स दिस साइड ADEH, ठीक है। मैं एक बार फिर इस बात को बोलता हूँ, सुनिए। तो अगर आप इस फैक्ट को, मैं एक बार रिपीट कर रहा था, मेरी बात समझिएगा कि ये बेटे, ये जो हम लोगों ने, मेरे इसको ज़रा मिटाता हूँ मैं फिर से आप लोगों के साथ, ये पॉजिटिव नहीं बनेंगे यहाँ पे, वेरेज यहाँ पे नेगेटिव्स आ रहे होंगे। अच्छा, मैं इसको रखता हूँ। फिल्मिंग्स की लेफ्ट हैंड रूल बेटे, अगर आप इसको यूज़ करें तो आई एम प्रीटी श्योर आप इस बात को समझेंगे कि हमारे पास जो करंट है दैट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। आप अपना लेफ्ट हैंड को अपने पास रखिएगा समझने के लिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ डाउनवर्ड्स, तो आपके जो चार्जेस हैं उन पे जो फोर्स लग रही होगी वो बैक लग रही होगी, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल बी स्टेब्लिश्ड बैकवर्ड्स। मैं इसको समझाने के लिए आसान करता हूँ थोड़ी सिचुएशन, और मैं जो हूँ ना, आसानी से ना इसकी फील्ड की डायरेक्शन को ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अपवर्ड कर देता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। अब जो है सिचुएशन बड़ी जो है क्वाइट सिंपल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द पेज होगी, तो हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं फिल्मिंग के रूल के अकॉर्डिंग सारे जो है फ्रंट पे जो है आके सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है।
आप लोग इसको बहुत इजीली जो है फिल्मिंग का रूल लगा के बना सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है एक पूरी डिफ्लेक्शन हो गई एंड ऑल द चार्जेस विल बी डिपॉजिटेड ओवर हियर अकॉर्डिंग टू फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आफ्टर दिस अ पॉइंट जब इतने सारे चार्जेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो जो साइड हमारे पास ADEH है दैट विल बी पॉजिटिव एंड द साइड BCEG है दैट विल बी नेगेटिव, और इसकी वजह से हमारे पास एक क्रॉस फील्ड क्रिएट हो जाएगी। दिस मूवमेंट विल क्रिएट अ क्रॉस फील्ड, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम जब ये क्रॉस फील्ड में F force due to the magnetic field is will be equal to the force due to the electric field, और जिस पॉइंट पे ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे तो जो मेरे चार्जेस मूव कर रहे थे दे वुड रादर गो स्ट्रेट, और वो हम लोगों के पास आगे जाते जाते जो एमीटर है उस पर एक डिफ्लेक्शन शो कर देंगे। तो व्हाट आई कैन से कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम न्यूमेरिकली इक्वल, then the charges will be undeflected and now the ammeter will give us a reading at this point। and याद रखिएगा एमीटर रीडिंग को आप नोट डाउन कर लोगे। एंड सिमिलरली क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है तो वोल्ट मीटर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा, उस पॉइंट पे वोल्ट मीटर रीडिंग को भी आप नोट डाउन कर लोगे। और अब मैं जो आगे बात कर रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस हॉल प्रोब में हमारे पास हॉल प्रोब में जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो याद करें हमारे पास, इसको मैंने एक फॉर्मुलेट किया था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट करा लिया था थोड़ी देर पहले, और इस फॉर्मूले में अब मैं E को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय द फॉर्मूला दैट वी डिड अर्लियर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। एंड v जो कि हमारे पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने AS में किया था उसको अगर मैं यहाँ रखूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, I डिवाइडेड बाय NAE, वेयर N वर द नंबर ऑफ चार्जेस, A वॉज द एरिया एंड Q वॉज द चार्ज। तो हमारे पास जो है I इज इक्वल्स टू NAE यूज़ करूँगा, और जो एरिया मैं यूज़ करूँगा हॉल प्रोब का वो हमारे पास मैं यूज़ करूँगा D डिवाइडेड बाई T, ये वाला एरिया यूज़ करूँगा हम लोग, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग D टाइम्स T का एरिया यूज़ करेंगे, और ये क्योंकि चार्जेस डेफिनेटली इससे जो है जा रहे हैं तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया होगा, ठीक है जी। D टाइम्स T ही एरिया हम लोग यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो इन सब को इधर रिप्लेस कर दूं वेलोसिटी की जगह पे I ओवर N टाइम्स DT टाइम्स चार्ज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का दैट इज़ V ओवर I टाइम्स NQT। और ये जो NQT होता है नंबर ऑफ चार्जेस टाइम्स द चार्ज टाइम्स द टाइम, सॉरी टाइम्स द थिकनेस। तो हमारे पास ये NQT जो होता है ये NQT एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें प्रोवाइडेड होती है बाय दी पर्सन जो भी हॉल प्रोब बना रहा है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू जो है होती है, इसमें कोई हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये कांस्टेंट है तो इट्स लगने को बहुत मुश्किल लगता है ये फार्मूला, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये वैल्यू हमें प्रोवाइडेड होती है। अच्छा, मैं फिर थोड़ी सी बातें बता दूं यार कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो एरिया था वो हमारे पास हमने D टाइम्स T यूज़ किया। T जो है थिकनेस होती है हॉल प्रोब की, ठीक है, और D जो है ये वाली लेंथ है। तो इससे मैंने इवेंचुअली ये फार्मूला जनरेट किया, D से D काट दिया, ये D जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी था, तो ये D कैंसिल आउट हो गया, इवेंचुअली आई एंड अप गेटिंग दिस। एंड दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली मैंशनड इन योर सिलेबस। ये जो हॉल प्रोब का फार्मूला है ये थोड़ा सा रीअरेंज्ड है, मैं इस पर भी अभी आ रहा हूँ, ठीक है, बट ये थिकनेस और ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, याद रखना एक और बात आती है कि जो हमारा हॉल प्रोब है वी एक्चुअली मेक इट बाय सेमीकंडक्टर रादर देन अ कंडक्टर। तो पूछता है कि भाई हम सेमीकंडक्टर से इसको क्यों बनाते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मेरे साथ जो है रीअरेंज करें तो BI
ओवर एन क्यू टी इज इक्वल्स टू वोल्टेज। तो जब हम इसको सेमीकंडक्टर से बनाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप आता है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि कंडक्टर्स में नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो द वोल्टेज इज़ वेरी लो। वेयर एज जब मैं हमारे पास सेमीकंडक्टर यूज़ करता हूँ तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं दे आर वेरी लो, देयरफॉर द वोल्टेज इज़ वेरी हाई। तो हमारे पास इट इज़ वेरी इजी टू मेजर इट, मेजरेबल आ जाती है वैल्यूज़। तो उसको फिर हम लोग इसीलिए हॉल प्रोब को सेमीकंडक्टर से बनाते हैं रादर देन अ कंडक्टर। और अगर मैं इस वोल्टेज जो अभी हम लोग जिसकी वर्किंग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इस वोल्टेज की बात करूं तो इस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं। हॉल इज़ द नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट, ये उस साइंटिस्ट का नाम था हॉल। तो हॉल वोल्टेज हम इस वोल्टेज को कहते हैं एंड दिस फॉर्मूला जो हॉल वोल्टेज का है ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जो हॉल प्रोब का जो साइड है या जो हमारे पास हॉल प्रोब का जो फेस है, the position of the Hall probe in the magnetic field must be such that the magnetic field must enter through the face ABCD and exit through the face EFGH। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ABCD के फेस से एंटर हो और EFGH के फेस से निकल रही हो, ठीक है। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वर्किंग पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ बातें कर दी आपके सामने हॉल प्रोब की। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ द हॉल प्रोब अगेंस्ट द डिस्टेंस, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इस हॉल प्रोब को उठाया, ठीक है, और इस हॉल प्रोब को यहाँ से उठा के यूं घुमाते 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 लाया 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 और इसको उधर उठा के इस पोजीशन पे ले आया। ये हॉल प्रोब मैंने उठा के यहाँ तक ले आया। अच्छा, अब जब ये हॉल प्रोब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो अगर मैं इस डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को d कह रहा हूँ, तो जब हॉल प्रोब मेरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो ज़ीरो हुई। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हुई तो हॉल वोल्टेज भी ज़ीरो हुआ। तो अगर मैं हॉल वोल्टेज अगेंस्ट डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूँ तो इट वुड बी ज़ीरो इन दिस डायरेक्शन। अब ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस हॉल वोल्टेज ज़ीरो होगा। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा तो हॉल वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल के आगे मैं उसको ट्रेवल कराऊंगा तो इवेंचुअली फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिर्फ मौजूद कहाँ हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो सकती है। अगर इसके बाहर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होगी तो हॉल वोल्टेज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये मेरे ख्याल से इट वॉज क्वाइट सिंपल। Moreover, the diagram shows a uniform magnetic field, a Hall probe positioned appropriately in this field as shown. This Hall probe is now rotated through the 180 degrees about its axis as shown. अच्छा जी, अब वो बोल रहा है कि जो मेरा हॉल प्रोब है, मैंने इस हॉल प्रोब को लिया और इस हॉल प्रोब को पहले तो छोटा किया ताकि मैं इसके हिसाब से ला सकूं। अरे यार, और मैंने उसके बाद इस हॉल प्रोब को यूं करके इस पूरी सिचुएशन में बीच में 180 डिग्री रोटेट कराया। अब ये देखिएगा, इनिशियली जो मेरी साइड है जो नीचे पिंक कलर की बनी हुई है, जो उस साइड को वो नीचे थी, फिर जब उसको रोटेट कराया तो वो डेफिनेटली गोज लाइक दिस, और फिर जब मैंने उसको रोटेट कराया तो जो ऊपर वाली साइड थी वो नीचे आ गई और जो नीचे वाली साइड थी वो ऊपर चली गई। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। बोला एक्सप्लेन करो कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ये कभी मैक्सिमम हो जाती है, कभी ज़ीरो हो जाती है, कभी जो है नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाती है, क्यों। तो याद रखिएगा, फॉर हॉल वोल्टेज टू बी रिकॉर्डेड द कंसर्न साइड्स मस्ट बी परपेंडिकुलर, द कंसर्न साइड्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस वी कैन से दैट हॉल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द साइड्स एंड द फील्ड लाइंस। अभी जो
ऊपर और नीचे वाली साइड थी, जो ऊपर मैंने नोट भी लिखवाया, उसका ये मतलब था कि यही साइड ऊपर नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कोई और साइड ऊपर नीचे आ जाए, ये असूल है। तो इनिशियली जब वो बिल्कुल सही पोजीशन पे था तो जो हॉल वोल्टेज था वो मैक्सिमम था। जब उसको रोटेट करवाया मैंने इस पोजीशन में, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो हॉल वोल्टेज है वो जीरो हो गया, क्योंकि कंसर्न साइड्स तो अलाइंड ही नहीं थी, कोई उसमें से पास ही नहीं कर रही। जो लाइन पास करनी चाहिए थी वो तो साइड्स आगे पीछे आ चुकी थी, और उसके बाद जो है मिसअलाइंड हो गई सारी। और उसके बाद जब मैंने उसको 180 पे रोटेट करवा दिया, तो क्योंकि साइड्स रिवर्स हो गई, तो हमारे पास हॉल वोल्टेज की रीडिंग भी क्या आ रही होगी, नेगेटिव में आ रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे +3 वोल्ट आ रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ -3 वोल्ट आ रही होगी। इट वुड बी द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट। तो उसकी रीडिंग जो है, जब वो मैंने रिवर्स करा दिया, तो वॉल वोल्टेज की रीडिंग भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द हॉल प्रोब। अच्छा, हॉल प्रोब की वर्किंग के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ओलवेल्स की वर्किंग को याद करें, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद द कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पढ़ा, फोर्स कैरिंग कंडक्टर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो बट मैं अभी अब बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले इस लेक्चर में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, उसके बाद हॉल प्रोब का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, तो जब भी हम करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स की बात करते हैं, तो वेन एवर अ फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला BIL, where B is the magnetic flux density, I is the current that is in the wire, and L is the common length या length of the wire, ठीक है। common गलत बोल दिया, वो आगे आएगा common length। L is the length of the wire, ठीक है। ये क्यों नहीं बॉक्स बन रहा है यार, अच्छा जी। अब हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर करंट कैरिंग वायर है तो उसकी फोर्स मैक्सिमम होगी, एंड द फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला BIL, वेयर B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I इज द करंट, एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, वही बात कि अगर याद करो चार्जेस में भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चार्ज अगर पैरेलल टू द फील्ड मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। But if the charge is moving perpendicular to the field, so it would experience the maximum force that will be given by BIL. Moving further on. अब अगर मेरी जो वायर है दैट इज प्लेस्ड एट एन एंगल, तो हम इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। कॉस वाला कंपोनेंट कोई अमल दखल नहीं करेगा फोर्स में, द फोर्स विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द साइन कंपोनेंट, एंड वी कैन फाइनली गिव द फॉर्मूला एज F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा, where हमारे पास B is the magnetic flux density, I is the current and L is the length of the wire। और ये हमारे पास बॉक्स क्यों नहीं बन रहा आज ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा फॉर अ वायर जो कि थोड़ी सी टिल्टेड है, एट एन एंगल प्लेस हुई भी है, ठीक है। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नो फोर्स व्हेन द करंट इज पैरेलल, मैक्सिमम फोर्स व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर, एंड रिजॉल्व द फोर्सेस टू, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू ग्राफ्स, आप लोगों के साथ साथ ही ड्रॉ कर लेता हूँ। इतना सिंपल से ग्राफ है, मतलब बहुत ही ईजी है। अगर फोर्स का मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से ग्राफ बनाऊँ तो वी कैन look at the formula once again, F is equals to BIL, and you can establish the fact कि force is directly proportional to the current, the magnetic flux density and the length, so the direct proportionality graph will be there। अगर force directly proportional है B से भी, I से भी, L से भी, तो ये तीनों जो force हैं, ये जो तीनों directions हैं, ये हमेशा क्या होंगी, तीनों जो relationship है direct relationship है ना, क्योंकि direct है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा के, और साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं कि फोर्स का थीटा से क्या रिलेशनशिप है, तो फोर्स का थीटा से साइन का रिलेशनशिप है, एंड फोर्स और एंगल का रिलेशनशिप जो है साइनोसोडियल है, ठीक है। तो वो जो ग्राफ होगा दैट वुड बी लाइक दिस। मैंने यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्रीज तक का बनाया, तो मैंने सिर्फ, अगर आप याद करें, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, और जो ग्राफ बनता था वो साला ऐसा बनता था कि ये 0, 90,
180, 270 और 360, तो पूरा पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, 90 तक का आप सिर्फ ग्राफ बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा और ये आपके पास फोर्स अगेंस्ट एंगल का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर, दे आर आस्किंग इट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। याद करें फिर से, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स स्टिल विल बी यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब फोर्स, और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट बताती है सेकंड फिंगर। तो येट अगेन अगर मैं इस पर भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो आप लोग पॉज करके लगा के देखें, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो जो फोर्स आपके पास वायर पे लगेगी, द फोर्स विल बी अपवर्ड्स, तो ये जो फोर्स इस पे लगेगी दैट विल बी अपवर्ड्स, जो कि हमारे पास फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास अगली स्टेटमेंट आती है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। अब ये जो बातें हम लोग करने लगे हैं, ये हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स में, IGCSEs में पढ़ी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फील्ड होती है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज निकाली जाती थी, और ये हम लोग निकालते थे राइट हैंड ग्रिप रूल से, वेयर द थंब इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ the thumb is pointed in the direction of the current and the curling of fingers will basically give us the direction of the magnetic field। तो पहली सिचुएशन में जब करंट इनटू द पेज जा रहा है तो आप लोग राइट हैंड ग्रिप रूल से अगर इनटू द पेज निकालेंगे तो जो मेरी फील्ड आएगी दैट वुड बी क्लॉकवाइज, और ये हमेशा इस तरीके से बनाते थे, शुरू में गैप्स कम, आहिस्ता आहिस्ता गैप्स बढ़ जाते हैं। और जो सेकंड में उसमें करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो आउट ऑफ द पेज बनाएंगे, आपकी जो फील्ड आएगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अपनी स्क्रीन्स पे या पेपर पे या जहाँ पे भी ये मोबाइल है रख के देख लेगा कि आपकी जो फील्ड आ रही होगी वो क्लॉकवाइज आ रही होगी इनटू द पेज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज आ रही होगी आउट ऑफ द पेज के लिए। इसको यार मैंने ना एक और आसान तरीका याद करा दे, A2s में ना एक आसान मेथड याद कर लो, दैट इज़ कि जब भी करंट इनटू द पेज होगा ना तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी, और जब भी करंट आउट ऑफ द पेज होगा ना तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, बात ही खत्म। Whenever the current is into the page, the magnetic field will be clockwise, and whenever the current is out of the page, the magnetic field will be anti-clockwise। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात आ गई अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, फिर बोलता है यार कि ऑन पॉइंट P मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटे याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब भी आपको मार्क करनी हो तो यू विल ऑलवेज ड्रॉ टेंजेंट, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। जो भी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा एंड दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, दैट टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट ड्रॉ टेंजेंट, इसमें और सच कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स में जनरली पता है इस तरीके से एक सवाल आ जाता है, ठीक है, वो बोलता है मार्क डेविएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट M। तो ऐसी सिचुएशन में यार आपको कोई फील्ड ही नहीं पता तो क्या करोगे, आसान करना ज़िंदगी को, एक स्ट्रेट लाइन बनाना सेंटर से अपनी आसानी के लिए, ठीक है, और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना, ठीक है, स्केल से 90 डिग्री पे एक लाइन बना देना, और वो जो 90 डिग्री पे लाइन होगी ना, दैट लाइन के ऊपर ही जो है ना ये डायरेक्शन बना देना, ख़त्म। ये हमारे पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये मेथड यूज़ कर लेना। मूविंग ऑन फर्दर, अब हमारे इम्तहानात में दे यूजुअली आस्क यू टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है जी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है एट अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी दिस। Magnetic flux density will be m naught. M naught is the constant of magnetic field times the current, ठीक है, and in the wire 2 pi over 2 pi and then there will be d will be the distance। अच्छा, ये d जो है ये एग्जामिनर अक्सर जो है ये फॉर्मूला पेपर में देता है कभी कभी, ठीक है, याद भी कर लेना, नजर मारना जरूरी है। ये जो d डिस्टेंस है एग्जामिनर जो है इसको r से रिप्रेजेंट करता है, मैंने d से किया हुआ है, ठीक है, आप इसको उससे भी कर सकते हैं। जो m naught है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7 होती है, ठीक है। अच्छा,
अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में एम नॉट को सब्जेक्ट बना दूं तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी बनेगी। और इसको अक्सर लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं जो कि हम लोगों ने अभी लिखी थी। और अगर इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना चाहें कि भाई कम से कम चीज़ें हों, तो एम नॉट की वैल्यू प्लग इन कर दो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला दे आर लाइक एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, मैंने बस 2 पाई और इसको जो है आपस में रिजॉल्व करके सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेट करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। यू कैन यूज़ आइदर वन ऑफ देम। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। मूविंग ऑन फर्दर, चंद मिनटों का लेक्चर रह गया है, हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर अदर देन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी कंप्लीटेड। हमारे पास जो लाइक करंट्स होते हैं बेटा, इफ देयर आर टू वायर्स दैट आर कैरिंग लाइक करंट्स, तो हम लोग ये पढ़ा करते थे लाइक करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स वन अनदर एंड द अनलाइक करंट्स ऑलवेज रिपेल फ्रॉम वन अनदर। इसकी हम ये डायग्राम्स किया करते थे अपने ओ लेवल्स में। लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते थे, अनलाइक करंट्स रिपेल किया करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, ये जो फोर्सेस जिसकी वजह से लाइक करंट्स अट्रैक्ट और अनलाइक करंट्स रिपेल कर रहे हैं, इन फोर्सेस को निकालने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज गोइंग टू बी दिस: F equals to m naught times the product of the both currents times the length, and length we use the common length of the wire. What is meant by the common length? अगर बेटे एक लेंथ मेरे पास इतनी है और एक लेंथ इतनी है, तो द common length is just the overlapping length. This will be the common length of the two wires. F is equals to m naught times current of the two wires. प्रोडक्ट करना है, लेंथ कॉमन लेनी है, एंड देन d is going to be the distance between the plates, between the wires. यहाँ तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ कर लो। ठीक है, ये तो अक्सर और बेशतर एग्जाम में गिवन ही होता है, बट नज़र ज़रूर मारनी है। ऐसे नहीं कि भाई एग्जाम में आ जाएगा तो बस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑल्दो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस, बट फिर भी जो है इसको देख लीजिएगा, पूछता है पेपर में। अच्छा, और ये हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन द टू wires. Last but not the least, we have to sketch the graph to show how the magnitude of the force changes with time if current दोनों वायर्स में डायरेक्ट करंट हो। तो अगर वायर 1 में करंट है I1, मैं इसको जरा रब करके आपके साथ साथ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दोनों को। ठीक है, अगर एक करंट I1 जो है डायरेक्ट करंट है तो इट विल बी सेम। ठीक है, I1 में करंट है डायरेक्ट, ठीक है, I2 में भी करंट डायरेक्ट है। ठीक है, तो एक ही स्ट्रेट डायरेक्ट करंट मूव करता है। तो सिंस फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स, तो डेफिनेटली द फोर्स जो होगी वो भी स्ट्रेट ही आ रही होगी। देखिए, कांस्टेंट आ रही होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं 2 टाइम्स 5 भी करता हूँ तो हर सूत्र में 10 ही आंसर आएगा। तो फोर्स होगी दैट्स ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर I1 ऑल्टरनेटिंग करंट हो और I2 भी ऑल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों वायर्स में AC करंट अब आ जाए, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है आपको पता होगा, दैट ग्राफ इज मोर लाइक दिस। I2 का ग्राफ विल बी मोर लाइक दिस। तो सिंस फिर से एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट फोर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स, तो हमारे पास जो है I1 और I2, अगर इस पॉइंट पे मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो ये दोनों का 0 0 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का करंट 0 है तो फोर्स विल बी 0। इस पॉइंट पे बात करूँ तो क्योंकि दोनों का करंट मैक्सिमम है तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एज वेल। थर्ड पॉइंट पे बात करूँ, स्टिल द करंट इज 0, द फोर्स विल बी 0। फोर्थ पॉइंट पे क्योंकि अगर हमारे पास फिर से जो है इधर भी मैक्सिमम करंट है नेगेटिव में, इधर भी मैक्सिमम है, तो 2 नेगेटिव्स विल मेक अ पॉजिटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव बना देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में भी जब वो 0 0 होगा तो करंट 0 हो जाएगा। तो फोर्स का जो कर्व आएगा, ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, वो इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। तो फोर्स कर्व विल वेरी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का ग्राफ बन जाएगा व्हेन दोनों करंट्स हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होंगे।
बिल्कुल एक एग्जांपल पे फिर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इट्स क्वाइट लॉन्ग, हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड का लेक्चर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। थोड़ा सा देखिए, डेफिनेटली एक वीडियो में करवाने का मकसद ये होता है कि यार रिवीजन बेस्ड है, आप लोग लेक्चर्स ले रहे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरा, इससे पॉज करके लेक्चर लिखते जाएं, समझते जाएं, तो इसीलिए आपका जो है ग्रेड आ जाएगा। आई कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। फॉर डायरेक्ट करंट वायर्स एक्सपीरियंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, वो मैंने जो बात लिखवाई है ऊपर उसको मैंने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है कि डायरेक्ट करंट में कांस्टेंट फोर्स है और अल्टरनेटिंग करंट में वेरी हो रही है मैक्सिमम और मिनिमम और जीरो के बीच में। एक बात और कि हाँ यार, क्योंकि ये फोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट वाली वायर में वेरी होती है तो वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दैट द वायर्स आर वाइब्रेटिंग, ठीक है, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें प्लग करें। अच्छा, दिस इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि वायर ए हैज़ अ डायरेक्ट करंट ऑफ 5 एम्पेयर एंड वायर बी हैज़ अ डायरेक्ट करंट ऑफ 3 एम्पेयर। So they are both close to one another. Which wire A और B will experience more force? इन दोनों में ज़्यादा फोर्सेस कौन सी वायर एक्सपीरियंस करेंगी? तो इस बात को याद रखिएगा, सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ करंट्स, और फोर्स इज प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट दोनों करंट्स के, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दे विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स। और अगर इसको आंसर करना चाहें तो वी कैन आंसर इट इन अदर वर्ड्स, बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, force on A will be equal in magnitude in opposite direction to the force on B, therefore they both will experience the same force। या आप चाहें तो पहला वाला यूज कर लें, that since force is directly proportional to the product of the charges of the both wires experience the same force irrespective of the current in each wire। So these two ways are there to actually answer the particular questions जब ये पूछता है कि इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। तो ये हमारे पास दैट्स it and that's all for magnetic field. For this video it's pretty much it. Do follow, subscribe, yeah. That's all you can do. Thank you so much. See you in the next video.